बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी ही है। आज हम 17 मार्च 2025 के डॉन न्यूज़पेपर को रीड करेंगे। और इसमें हमारी सबसे पहली एक अफसोसनाक खबर कि 5 मार्टायर्ड इन एम्बुश ऑन फोर्सेस नियर नोशकी। नोशकी बलूचिस्तान का एक सिटी है। उसमें फोर्सेस के 5 जवान जो हैं वो एक धमाके में मारे गए, जो कि 5 की तादाद जो है ना वो एक छोटी तादाद बताई जा रही है, कम तादाद बताई जा रही है। असल में ज़्यादा लोग इसमें शहीद हुए, लेकिन जो 7 इंजर्ड हैं, जो वोंडेड हैं, जो क्रिटिकली वोंडेड हैं, जो शदीद ज़ख्मी हैं, वो भी 30+ में हैं। मतलब एक पूरी बस जो है, ये जो नज़र आ रही है इसमें, कि पूरी बस तकरीबन जल के राख हो गई है। और इसमें वो जाहिर है वो नौजवान सारे वो पाक फौज के लोग वो सवार थे। और इसी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में भी 2 जो लोग हैं फौज के, वो मारे गए, शहीद हुए। और साथ ईद के बाद मौलाना फजल रहमान उन्होंने ऐलान किया है कि ईद के बाद वो प्लान कर रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ, ये जो पपेट गवर्नमेंट है, कठपुतली गवर्नमेंट है, इसके खिलाफ वो ईद के बाद तहरीक चलाएंगे। आगे जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहा गया है कि आप इमरान खान के खिलाफ जितने भी सॉरी इमरान खान के प्रिजन राइट्स के हवाले से, जेल में जो उनके हकूक़ के हवाले से जितने भी केस हैं, उन सबको मर्ज कर दें और एक ही उसमें सुने, अपील में। बैंक्स पुश बैक ऑन पावर डेट प्लान। बैंक्स पुश बैक ऑन पावर डेट प्लान। पावर डेट का मतलब है कि बिजली से मुतल्लिका जो कर्जे हैं गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट ने बैंक्स को ये प्लान दिया है कि वो गवर्नमेंट को पैसे दें और गवर्नमेंट उनको यूज़ करके अपना जो बिजली का और जो दूसरे पावर के सोर्सेज हैं उनका कोई प्लान तैयार करेंगे। लेकिन बैंक्स जो हैं वो पुश बैक कर गए हैं कि ये हम नहीं कर सकते, उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं इसमें। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो नेक्स्ट पेज में ये एक रऊफ़ पारेख साहब का एक आर्टिकल है, इसमें लिटरेरी नोट्स के नाम से, कि उर्दू और लिटरेरी ऑर्गेनाइजेशंस एस्टेब्लिश हुई हैं ड्यूरिंग द राज, ब्रिटिश राज की बात हो रही है। हैंडक्राफ्ट वेंडर्स क्राई फाउल, टर्म्स गवर्नमेंट सेक्शन इन जस्टिस। हैंड कार्ट वेंडर्स क्राई फूल। क्राई फूल का मतलब होता है खाम खा का शोर मचाना। ये आप नोट करें अपने वोकेबलरी की लिस्ट में कि ये एक इडियम है। क्राई फूल क्राई फाउल सॉरी क्राई फाउल का मतलब होता है खाम खा का शोर मचाना। मतलब कहा गया है कि वो जो हैंड कार्ट वेंडर्स हैं वो खाम खा का शोर मचा रहे हैं। जी, नवाज टू लीड टू हेड लाहौर हेरिटेज रिवाइवल स्टीयरिंग पैनल। नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लीड करेंगे लाहौर के जो हेरिटेज रिवाइवल का वो पैनल है उसको।
ये पंजाब गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। जी, आगे चलते हैं। एनएचए फेसेस ह्यूज लॉसेस एज डेफिसिट टॉप्स 318 बिलियन रुपीज। एनएचए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी। तो कहा गया है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी, उसको बहुत सारा नुकसान हुआ है, और उनका जो डेफिसिट है वो 318 अरब रुपए तक पहुंच गया है। वेरी बिग अमाउंट। पीएमडीसी कॉलेजेस बॉडी एट लॉगरहेड्स ओवर फी इशू। अच्छा, अब यहाँ पे हमें दो बातें हैं देखने के लिए। वो दो बातें कौन सी हैं? वो दो बातें हैं जी कि जी वो दो बातें हैं। एक मिनट जरा। जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो न्यूज़ है इसमें एट लॉगर हेड्स एक ईडियम यूज हुआ है। एट लॉगर हेड्स का मतलब होता है जिसको कहते हैं सींग फंसाना। सींग फंसाना उर्दू में भी एक ईडियम ही होता है। और इसका मतलब है कि झगड़े की हालत में होना। एक तो ये आपको ईडियम यहाँ पे नोट करना है, एट लॉगर हेड्स। दूसरी बात कि पीएमडीसी, पंजाब मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, वो और कॉलेजेस बॉडी, जो कॉलेजेस हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो और वो काउंसिल, वो फी के इशू पे एक दूसरे के साथ झगड़े की हालत में हैं, और कोई उनका मसला हल नहीं हो रहा। जी, नो नीड फॉर एनी ग्रैंड अलायंसेज मिनिस्टर, यस पीएम लॉर्ड्स एफ आई आई बी फॉर रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन ट्रैफिकर्स, यस परसेप्शन इनर्शिया मार्स कंजम्पशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन। ये यस एक बड़ी समझने वाली न्यूज़ है, बिकॉज इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी यूज़ हुए हैं और हमें उनको समझना है। अच्छा, इन डिफ़िकल्ट वर्ड्स में सबसे पहले तो हम इस न्यूज़ का जो सब्जेक्ट है वो देखेंगे। सब्जेक्ट है जी परसेप्शन इनर्शिया। इनर्शिया होता है वो चीज़ जो जमूद का शिकार होती है, जो रुकी हुई होती है, वो इनर्शिया, उस सिचुएशन को इनर्शिया कहते हैं। तो परसेप्शन इनर्शिया का मतलब है कि किसी भी चीज़ को, किसी नई चीज़ को स्पेशली जो अंडरस्टैंड करना है, उसको समझना है, उस समझने के अंदर जमूद, यानी कि उसको समझ ही ना पाना, ये है कि वो जो समझ ना पाने वाली एक सिचुएशन है, मार्स, उसने ख़राब किया है कंजम्पशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन, कि क्लाइमेट की जितनी भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उसको कंज्यूम करके, उसको यूज़ करके आगे उसमें से कुछ फ़ायदा निकालना और उसको इस्तेमाल करके उसके मुताबिक कोई ना कोई प्लानिंग करना, ये है कंजम्पशन ऑफ क्लाइमेट इंफॉर्मेशन। लेकिन जो हमारी समझ ना आने वाली जो एक सूरत हाल है, उसने उस क्लाइमेट इंफॉर्मेशन की कंजम्पशन को, उसके इस्तेमाल को ख़राब कर दिया है। दूसरे लफ्ज़ों में कि हमारी सोसाइटी को ओवरऑल, और हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं
वो पर्टिकुलरली इंफॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी बातें हैं, जितनी इंफॉर्मेशन है, उनको समझ ही नहीं पाते। उनकी ग्रेविटी, उनकी हसासियत, उनकी जो सिग्निफिकेंस है उसको समझ नहीं पाते। इस वजह से वो उसके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं लेते। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। गवर्नमेंट अर्ज टू डाइवर्ट 190 million pounds to cash starved यूनिवर्सिटीज। गवर्नमेंट ने ये कहा, सॉरी, गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि वो यूनिवर्सिटीज, आपने कल एक कल की जो मेरी डिस्कशन है उसमें कैश स्ट्राइप्ड का वर्ड सुना होगा, ये कैश स्टार्व्ड है। गवर्नमेंट को ये कहा जा रहा है कि ये जो 190 million pound आपको मिले हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में थे और वो गवर्नमेंट के पास आ गए हैं, और गवर्नमेंट उससे दानिश यूनिवर्सिटी बनाना चाह रही है। असल में गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ ऑलरेडी चल रही हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कैश स्टार्व्ड हैं, यानी कि जिनके पास पैसे नहीं हैं अपने फंक्शंस को चलाने के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ को चलाने के लिए। गवर्नमेंट वो 190 million pound उन यूनिवर्सिटीज़ को दे दे कि जिनके पास पैसे नहीं हैं। यानी कि कहा यह जा रहा है कि जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ चल रही हैं, गवर्नमेंट उनको तो पैसे दे। जो नई यूनिवर्सिटीज़ बनानी है वो तो बाद की बात है। तो दानिश यूनिवर्सिटी है या कोई भी और यूनिवर्सिटी बनानी है, ये तो बाद की बात है ना। पहले गवर्नमेंट उनको तो पैसे दे कि जिन यूनिवर्सिटीज़ के पास पैसे नहीं हैं। ये कहा गया है गवर्नमेंट को यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है जी हमारा, ज़्यादातर इस पेज पे जो पहली मेन पेज की न्यूज़ होती हैं उन्हीं की कंटिन्यूएशन होती है। एंड सो इट इज़। आगे चलते हैं। ये एडिटोरियल पेज है, इसकी तरफ हम डिटेल में तो बाद में आते हैं, लेकिन बहरहाल 3 एडिटोरियल्स हैं। डॉक्टर मलीहा लोधी का भी आर्टिकल इसमें है, और 2 decades ऑफ फेलियर, ये उमेर जावेद साहब का एक अच्छा आर्टिकल है, इसको ज़रूर पढ़िएगा। लेकिन हम आज बात करेंगे एडिटोरियल पे। आगे चलते हैं। स्टोरीज, ऑटोबायोग्राफी एंड पोएम्स, ये भी पंजाब के कुछ नोट्स और कुछ उसकी हैं न्यूज़ वगैरह। जी, नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। पेशावर से रिलेटेड ये न्यूज़ हैं इस पेज पे। केपी से रिलेटेड स्पेशली 26 मेंबर जिरगा टू होल्ड सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स इन अफगानिस्तान टुडे। अफगानिस्तान के साथ जो मसाइल चल रहे हैं उनके लिए जिरगा बनाया गया है, तो वो अफगानिस्तान में सेकेंड राउंड उसका चल रहा है। यहाँ पे लैंग्वेज से रिलेटेड एक चीज़ ज़रा देखें कि 26 मेंबर, यहाँ पे ये एजेक्टिव के तौर पर यूज़ हो रहा है, 26 मेंबर। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की राइटिंग्स में अक्सर देखा है, अब इस तरह से 26 लिखा है ना, तो वो प्लूरल समझ के मेंबर के साथ एस लगा देते हैं, जो कि गलत है। अब इस तरह से अगर 26 के बाद हाइफन और फिर उसके बाद मेंबर लिखना है, तो इसको एक एडजेक्टिव बनाना है ना हमें, जिसको हम उर्दू में कहते हैं 26 रुकनी। ठीक है, 26 मेंबर, तो यहाँ पे कोई प्लूरल वगैरह नहीं बनेगा, ये सिंगुलर ही रहेगा, एस नहीं लगेगा इसके साथ। इसके बाद आगे चलते हैं। सवाद स्टूडेंट्स थैंक मलाला एंड अदर्स फॉर हेल्पिंग सोलराइज देयर कॉलेज। मतलब उसको सोलर पैनल दे दिया मलाला और दूसरे लोगों ने मिलके, तो वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आगे जी, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट डिससेटिस्फाइड विद पुलिस इन्वेस्टिगेशन इनटू वनी केस। जो डेरा इस्माइल खान में एक वनी केस हुआ पिछले दिनों, और जिसमें एक बाप ने अपने आप की
जान से हाथ धो बैठा। उसमें जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है, प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट उसके ऊपर सेटिस्फाइड नहीं है। आगे है जी, थाउजेंड्स अटेंड फ्यूनरल ऑफ लश्कर इस्लाम फाउंडर मुफ्ती मुनीर शाकिर। लश्कर इस्लाम एक तंजीम है। ये उनके जो फाउंडर थे मुफ्ती मुनीर शाकिर, उनको 2 दिन पहले कत्ल कर दिया गया था। तो ये उनके जो फ्यूनरल है, उनका जनाजा है, उसमें हज़ारों लोगों ने शिरकत की। इसके बाद है जी, हाउ बांग्लादेश कैन रिकवर इट्स स्टोलन एसेट्स। चाइनीज साइंटिस्ट डेवलप एआई टूल टू प्रिडिक्ट लिवर कैंसर रिकरेंस। लिवर कैंसर होने के से पहले ही पता चल जाएगा इस टूल से। गुड। इज पब्लिक डिप्लोमेसी स्टिल नीडेड। क्या पब्लिक डिप्लोमेसी अभी तक भी ज़रूरत है उसकी? अभी तक भी वो ज़रूरत है। तो ये एक आर्टिकल की ये शक्ल है, न्यूज़ तो नहीं है इसमें। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट इंटरनेशनल लेवल पे जो पेज है, न्यू क्रू अराइव्स ऑन आईएसएस टू रिप्लेस स्टैंडर्ड एस्ट्रोनॉट्स। राइट्स ग्रुप फाइल्स लॉसूट टू ब्लॉक ट्रम्प डेपुटेशन ऑफ प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स। यस, ये एक ह्यूमन राइट्स ग्रुप है। उसने ये जो ट्रम्प की मूव है कि जी जो प्रो पैलेस्टीनियन प्रोटेस्टर्स हैं, जिन्होंने कभी भी फ़लस्तीन के हक में किसी भी तरह से कोई आवाज़ उठाई है, ट्रम्प उनको डिपोर्ट करना चाह रहा है, अमेरिका से निकालना चाह रहा है। तो उसके खिलाफ जो है वो एक केस शुरू कर दिया है ह्यूमन राइट्स ग्रुप ने। जी, इसके बाद आगे चलते हैं। तो ये लास्ट पेज है जो मेन पार्ट होता है डॉन न्यूज़ का। और इसमें अगेन ये एक इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, कि हाउथीज प्लेज टू रिटेलिएट आफ्टर यूएस किल्स 31 इन यमन। हाउथीज जो हैं ये बेसिकली यमन के लोग हैं, और ये हैं शिया कम्युनिटी से। और ये सऊदी अरब के जो बॉर्डर है इसके साथ साथ इनकी ज़्यादा रहाइशें हैं, पहाड़ी इलाके हैं ये। तो उन्होंने कहा है कि यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट्स ने हमारे 31 लोग जो हैं वो मार दिए हैं, इसलिए अब हम इसका जवाब देंगे। उन्होंने ये वादा किया है, उन्होंने ये अहद किया है कि वो इसका जवाब देंगे। आगे है जी, केपी विल डिसाइड whether to whether to expel अफगान्स आफ्टर 31st। तो केपी, जो खैबर पख्तूनख्वा जो सूबा है, वो डिसाइड करेगा कि क्या अफगानियों को ये जो 31st ऑफ दिस मंथ है, इसके बाद एक्सपेल करना है या अभी उन्हें मज़ीद मोहलत देनी है। ये प्रोसेस जो डेपुटेशन का चल रहा है उसकी बात हो रही है। आगे चलते हैं जी, कि ट्रम्प्स एक्सिंग ऑफ एजेंसीज गोज बियॉन्ड जस्ट वॉइस ऑफ अमेरिका। ट्रम्प ने ये जो डिफरेंट इदारों में मुलाजमों को निकालना शुरू किया हुआ है अमेरिका में, वो वॉइस ऑफ अमेरिका से भी आगे बात चली गई है। मतलब ये है कि डिफरेंट इदारे हैं जिनमें एजेंसियों के लोग हैं, वो उनको निकाल रहा है। यूएस स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व टू बी अ डिजिटल फोर्ट नॉक्स। बिटकॉइन रिजर्व्स के हवाले से बात है, जिस पे इंशाल्लाह आगे डिटेल में कुछ खबरें आएंगी आने वाले दिनों में लाजमी, तो उस पर हम बात करेंगे डिटेल में। आगे है जी, 59 डेड एज ब्लेज रिप्स थ्रू नॉर्थ मैसेडोनिया नाइट क्लब। यूरोप में मकदूनिया एक मुल्क है, मकदूनिया जिसको उर्दू में कहते हैं, मैसेडोनिया इसे इंग्लिश में कहते हैं। नॉर्थ मैसेडोनिया में एक नाइट क्लब में
आग लग गई जिसकी वजह से 59 लोग मारे गए। अच्छा, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हम अपने जो डॉन एडिटोरियल है उसमें पहले एडिटोरियल को अब हम इस पे बात करते हैं। ये आज मेरा प्रोग्राम आर्टिकल पढ़ने का था, लेकिन जब मैंने ये एडिटोरियल देखा तो मैंने ये महसूस किया कि आजकल जो चीज़ें चल रही हैं उस हवाले से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक चीज़ पे गौर किया गया है, एक चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है, और जिस चीज़ पे ज़्यादा जोर दिया गया है वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो इसलिए मैंने ये समझा कि हमें इस एडिटोरियल को पढ़ना चाहिए। नैप रिवाइवल। नैप रिवाइवल एक हमारा एक पास्ट के साथ कनेक्टेड एक चीज़ आर्टिकल है। जी। नैप रिवाइवल में सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि नैप क्या है। नैप है जी नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान ये बना था। नेशनल एक्शन प्लान ये बना था 2014 में, जब आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर पे हमला हुआ और बहुत सारे बच्चों को मारा गया। तो उसके बाद ये एक इदारा बना 2014 में। फिर उसके बाद 2021 में इसके ऊपर फर्दर कुछ काम हुआ, अमेंडमेंट्स हुई। तो अब नैप रिवाइवल का कहा जा रहा है कि जी दोबारा से इस इदारे को फ़ाल बनाने की ज़रूरत है, दोबारा से इसको रिवाइव करने की ज़रूरत है। तो ये कहा जा रहा है जी, इट इज़ क्लियर दैट इन द मिडस्ट ऑफ अ फ्रेश वेव ऑफ टेररिज्म, particularly after the Jafar Express hijacking, the state cannot respond to the crisis using conventional approaches. न्यूज़पेपर कहता है कि ये वाज़ेह है कि जो जो दहशतगर्दी की मौजूदा लहर है, इसके दरमियान में, इसके दौरान, स्पेशली जाफ़र एक्सप्रेस के जो हाईजैकिंग का वाक़या हुआ, उसमें स्टेट इस क्राइसिस से निमटने के लिए, उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए जो कन्वेंशनल अप्रोचेज़ हैं, जो दहशत गर्दों से निमटने के जो रवायती तरीके हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं ले सकती। तो इसलिए बोथ द बलोच सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी द बलोच सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसी एंड द टीटीपी कैंपेन, बलूचिस्तान में बलोच सेपरेटिस्ट जो है, मतलब बलोच अलहदगी पसंद, और उधर केपी में तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले जो लोग हैं, ऑफ टेरर कैंपेन ऑफ टेरर आर पोजिंग एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द नेशन। ये दोनों नेशन को एक मतलब बहुत बुनियादी किस्म के जो ख़तरात हैं उनका वो ख़तरा पैदा कर रहे हैं। एंड एग्जिस्टेंशियल का मतलब है कि उनकी एग्जिस्टेंस, हमारी नेशन की एग्जिस्टेंस के ऊपर ख़तरात पैदा कर रहे हैं। एंड इफ़ नॉट हैंडल्ड विद alacrity and foresight, these violent anti-state movements can do much damage to the country's integrity। और अगर इन्हें पूरी ताकत के साथ और पूरी समझबूझ के साथ अगर इन्हें हम डील नहीं करते तो ये मुल्क की यकजहती के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे। while discussing while discussing the details of Jafar Express episode लास्ट वीक जाफर एक्सप्रेस वाला जो वाकया हुआ उसको डिस्कस करते हुए द डीजी ISPR mentioned that if the 14 point of the revised national action plan were focused on, अगर जो 14 पॉइंट्स हैं नेशनल एक्शन प्लान के, अगर उन पे अमल किया जाता, अगर उन पे अमल किया जाता, टेररिज्म कैन बी इरेडिकेटेड। तो टेररिज्म इरेडिकेट हो सकता था, टेररिज्म ख़त्म हो सकता था। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे एक तो ये है कि आपको थोड़ा सा टेक्निकली ये बताना है कि
ये एक सेकंड कंडीशनल का सेंटेंस है। इफ ये कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं ना, चार उनकी टाइप्स हैं। आप हमारे चैनल पे ही कंडीशनल सेंटेंसेस की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके देखें, पहला इंट्रोडक्टरी लेक्चर है वो सुन लें। इफ द 14 पॉइंट्स ऑफ द रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान वर फोकस्ड ऑन, ये पहला पार्ट है। टेररिज्म कैन बी इरेडिकेटेड, ये सेकंड कंडीशनल है। कहा गया है, DGISPR ने मेंशन किया है कि अगर नेशनल एक्शन प्लान के 14 नुकात पे अमल होता तो टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता था। ठीक है। या इसका मतलब अब भी है कि अगर वो उस पर हम अमल करें तो उसको, टेररिज्म को ख़त्म किया जा सकता है। द फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंटीरियर मेड सिमिलर रिमार्क्स इन द नेशनल असेंबली, तो नेशनल असेंबली में भी फेडरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट ने यही कहा। वाइल, अब यहाँ तक तो बात है वो जो इंफॉर्मेशन की बात है और जो वाकयात हुए कि क्या सोच चल रही है गवर्नमेंट में, क्या वाकया हुआ, क्या कहा गया। अब इसके बाद जो दो पैराग्राफ्स हैं, इन दोनों पैराग्राफ में जो एडिटोरियल का राइटर है यानी कि एडिटर है न्यूज़पेपर का, ये उसकी आगे कमेंट्री है इसके ऊपर, इस पे देखें। वाइल द ओरिजिनल NAP नैप was formulated in 2014 after the APS Peshawar atrocity, ये मैंने अभी बताया आपको कि 2014 में नैप का इदारा बनाया गया, नेशनल एक्शन प्लान। द प्लान वाज रिवाइज्ड इन 2021 में ये रिवाइज किया गया, हाईलाइटिंग काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक डोमेन्स ऑफ द काउंटर टेररिज्म ब्लूप्रिंट। इसके अंदर इसके अंदर जो बताया गया है कि काइनेटिक एंड नॉन काइनेटिक डोमेन्स, ये इस बात को स्टूडेंट समझने की ज़रूरत है। वैसे तो मेरे पिछले 3-4 दिनों के अगर न्यूज़पेपर के एनालिसिस आप लोगों ने पढ़े होंगे तो, सुने होंगे या पढ़े होंगे, तो आपको ज़रूर उसका आइडिया होगा। काइनेटिक का मतलब होता है, काइनेटिक ऑपरेशन का मतलब होता है कि फिजिकली प्रैक्टिकली जाके हथियारों से ऑपरेशन करना और किसी को गिरफ्तार करना, दहशतगर्दों को उनको मार देना, ये सब कुछ काइनेटिक ऑपरेशन में आता है। और नॉन काइनेटिक ऑपरेशन वो होता है कि जिसमें अदर जो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सपोर्ट कर रहे होते हैं टेररिज्म को, उनको अटैक करना। और उनको अटैक बंदूकों से, हथियारों से नहीं किया जाता, बल्कि उनको अटैक इंटेलेक्चुअली किया जाता है, उनको कम्युनिकेशन के थ्रू, उनको एजुकेशन के थ्रू, इस तरह करके जो किया जाता है उसको हम कहते हैं नॉन पॉलिटिकल तरीकों से जो किया जाता है उसको कहते हैं नॉन काइनेटिक डोमेन्स। ठीक है। तो अब यहाँ इस सेंटेंस में बात ये की जा रही है कि नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 में बना, 2021 में रिवाइव हुआ, उसमें दहशतगर्दी को रोकने के लिए जो तरीकाकार बनाया गया है उसमें काइनेटिक और नॉन काइनेटिक दोनों तरह की चीज़ों के ऊपर जोर दिया गया है। वेयर द ब्लोच इंसर्जेंसी एंड द TTP कैंपेन आर कंसर्न्ड, कहता है जहाँ पे ब्लोच इंसर्जेंसी और TTP दोनों कैंपेन्स का ताल्लुक है, द काइनेटिक आस्पेक्ट ऑफ नैप आर इसेंशियल। जी, जो काइनेटिक आस्पेक्ट है नैप का, यानी कि फिजिकली जाके वहाँ पे ऑपरेशन करना है, वो लाजमी है, वो ज़रूरी है। एज अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी इज़ अनटेनेबल and all armed groups that threaten peace must be neutralized, कि काइनेटिक ऑपरेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो एक लाकानूनियत की और इनसिक्योरिटी की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा मौजूद है, वो हर तरफ मौजूद है, और सारे जो आर्म ग्रुप हैं उनको न्यूट्रलाइज करना, उनको हथियार फेंकवाना, उनको गिरफ्तार करना, या जो गिरफ्तार नहीं नहीं देते गिरफ्तारी उनको मार देना, ये अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। येट सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इंक्लूडिंग द करंट सेटअप हैव नॉट डन इनफ टू इम्प्लीमेंट द नैब्स नॉन काइनेटिक मेजर्स। कह रहा है कि फिर भी जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैं, जो गवर्नमेंट्स एक के बाद दूसरी आई हैं 2014 के बाद अब तक, और मौजूदा सेटअप भी,
मौजूदा सेटअप भी ये नॉन काइनेटिक मेजर्स को करने के लिए कोई इन्होंने कोशिश नहीं की, उसको नाफिज करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोई इन्होंने कोशिश नहीं की। दीज इंक्लूड सपोर्टिंग द रेकन्सिलियेशन प्रोसेस इन बलूचिस्तान। और इसमें क्या क्या शामिल है इन नॉन काइनेटिक मेजर्स में, ज़रा देखें। नंबर वन, कि इसमें बलूचिस्तान के अंदर जो रेकन्सिलियेशन प्रोसेस है, रेकन्सिलियेशन प्रोसेस बलूचिस्तान में जो होना है, उसको सपोर्ट करना ये शामिल है कि नॉन काइनेटिक में ये होना चाहिए। एज वेल एज ओवरसीइंग द रिफॉर्म्स इन केपी मर्ज्ड एरियाज। केपी के जो मर्ज्ड एरियाज है, जिनको पहले फाटा कहते थे, जो स्टेट्स थी, नॉर्थ वजीरिस्तान, साउथ वजीरिस्तान, मोहम्मद खुरम, ठीक है, और ये इसी तरह से खैबर, ये सारी जो पुरानी एजेंसियां थीं, इनको फाटा में डिस्ट्रिक्ट बना दिया, सॉरी केपी में डिस्ट्रिक्ट बना दिया गया, और डिस्ट्रिक्ट्स डिफरेंट बना के इनको केपी में मर्ज कर दिया गया, और अब फाटा मौजूद नहीं है। तो उसमें इनका जो रिफॉर्म्स का प्रोसेस है, कि वो सूबे के अंदर अच्छी तरह से मर्ज हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनमें क्या क्या ऐसी काम करने की ज़रूरत है कि वो एक नॉर्मल पाकिस्तान के जैसे बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उस तरह के डिस्ट्रिक्ट्स वो बन जाएं, उन सब के लिए क्या करने की ज़रूरत है। तो इसमें ये दो चीज़ें शामिल थी। विच आर हार्डेस्ट हिट बाय द टीटीपी इंसर्जेंसी। तो वो टीटीपी इंसर्जेंसी मतलब ये है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान उन एरियाज़ में ही ज़्यादा कह लें कि पावरफुल थी, और वही एरियाज़ हिट होते थे टीटीपी से। अच्छा, अब मैं इस सेंटेंस को दोबारा से बता दूं कि वो जो नॉन काइनेटिक मेजर्स हैं उनमें शामिल था कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं, जो इस तरह के जो बीएलए वगैरह के लोग हैं, उनको रेकन्सिलियेशन की तरफ लाया जाए, उनको सुलह सफाई की तरफ लाया जाए, और उनको उनके साथ बातचीत की जाए, और जो लोग हथियार छोड़ के आम जिंदगी में आना चाहते हैं उनके साथ बात की जाए। और इसी तरह से केपी में पुराने फाटा के अंदर रिफॉर्म्स को चेक किया जाए। ये चीज़ें दो शामिल थी। अनलेस एक्शन इन द फील्ड इज कॉम्प्लीमेंटेड विद सोशल, इकोनॉमिक एंड political efforts in the military hit parts of Balochistan and KP, led by led by civilian administration, this bloody cycle of violence will continue। कहता है कि जब तक मिलिट्री हिट पार्ट्स मिलिटेंसी हिट पार्ट्स मिलिटेंसी हिट पार्ट्स यानी कि दहशतगर्दी का शिकार जो इलाके हैं बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में, जब तक उनमें मिलिट्री एक्शन के साथ साथ सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स नहीं की जाती, जो कि सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन जिसको लीड करे, मतलब जो ऑपरेशन करना है वो तो आर्मी ने करना है ना, या पैरामिलिट्री फोर्सेस ने करना है, लेकिन जो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एफर्ट्स हैं वो सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जब तक नहीं की जाती, सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से जब तक नहीं की जाती, तो दिस ब्लडी साइकिल ऑफ वायलेंस विल कंटिन्यू। ये जो खूनी चक्कर है तशद्दुद का, वायलेंस का, ये चलता ही रहेगा। While addressing the briefing along with the DGISPR, the Balochistan Chief Minister, referring to the Jafar Express ambush, said it was an act of terrorism while dismissing the economic and political grievances behind the violent action। DGISPR के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुगटी, उन्होंने जो जाफर एक्सप्रेस के उस वाक़े का हवाला दिया, और उन्होंने कहा कि ये एक टेररिज्म का इकदाम था, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो ग्रीवेंसेस हैं, जो मुआशी और सियासी शिकायत हैं उन इलाकों की जो इस पूरे मसले के पीछे हैं, उनकी उसको उन्होंने डिसमिस कर दिया।
कि नहीं वो इस चीज़ के साथ कोई ताल्लुक नहीं रखते, तो इसके इसमें न्यूज़पेपर कहता है कि ही इज ओनली पार्शली राइट। वो सिर्फ, वो जो सरफराज भुगती साहब हैं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्शली राइट राइट हैं इस हवाले से। वो आधा सच बता रहे हैं, पूरा सच नहीं बता रहे। देर इज नो डाउट दैट द ट्रेन हाईजैकिंग वॉज अ टेररिस्ट एक्ट। इसमें कोई शक नहीं है कि ट्रेन को हाईजैक करना एक दहशतगर्दी का अमल है। एज इनोसेंट पीपल वर टारगेटेड, क्योंकि इनोसेंट लोगों को टारगेट किया गया है, मासूम लोगों को निशाना बनाया गया है। द स्टेट मस्ट देयरफॉर गो आफ्टर ऑल दोज इन्वॉल्व इन दिस क्राइम। हुकूमत को, रियासत को उन सब लोगों के पीछे जाना चाहिए। गो आफ्टर का मतलब है कि उनका पीछा करना चाहिए और उनको टारगेट करना चाहिए और उनको मारना चाहिए, वो लोग जो इस क्राइम के पीछे हैं, इस जुर्म के पीछे हैं। बट अब ये जो बट है, ये बहुत बड़ा बट है। ये क्या है? बट द फैक्ट इज दैट बलोचिस्तान सोशो इकोनॉमिक मिजरी इज अनडिनाएबल। लेकिन हकीकत ये है कि बलोचिस्तान की ये जो सोशो इकोनॉमिक मिजरी है, बलूचिस्तान की ये जो अ, बदहाली है, ये जो मुआशी और समाजी बदहाली है, वो अनडिनाएबल है। अनडिनाएबल का मतलब कि उसका इनकार नहीं किया जा सकता, वो अपनी जगह पे कायम है। अनडिनाएबल जिसका इनकार ना किया जा सके। अच्छा, उसके बाद है जी, पार्ट्स ऑफ द प्रोविंस लिव इन मिडिवियल पॉवर्टी। इस प्रोविंस के बहुत सारे पार्ट्स हैं जो कि सदियों पहले की पॉवर्टी में जिंदा हैं, स्पेशली कंपेयर टू अर्बन सेंटर्स इन द अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। जब हम शहरी इलाकों से, मुल्क के दूसरे शहरी शहरों से उसको कंपेयर करते हैं, तो वो बहुत पुराना, सदियों पुरानी जिंदगी गुजार रहे हैं। दिस इज डिस्पाइट द फैक्ट दैट प्रोविंस सिट्स ऑन अ ट्रेयर ऑफ मिनरल वेल्थ। और ये इस चीज़ के बावजूद है कि ये हकीकत है कि ये जो प्रोविंस है, ये मिनरल्स की जो, जिसको हम कहते हैं कि जी जो जिसको हम कहते हैं मादनी जो दौलत है, मादनियाती जो दौलत है, उसके ख़जाने के ऊपर ये प्रोविंस बैठा हुआ है। यानी कि उसमें इस तरह के बहुत सारे ज़राए हैं। इन दिस डेप्रीविएशन, इस डेप्रीविएशन में, इस महरूमी में, एंड द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम फॉर जेन्युइन लीडर बलोच लीडर्स, कहता है कि इस महरूमी में और असल जेन्युइन बलोच लीडर्स के पॉलिटिकल प्रोसेस में ना आने की वजह से दैट द टेररिस्ट एक्सप्लॉइट। इसीलिए तो टेररिस्ट कहता है कि एक्सप्लॉइट करते हैं इस चीज़ को। देयरफॉर द नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ एनएपी कैन नॉट बी इग्नोर्ड इन ऑर्डर टू एस्टेब्लिश द लास्टिंग पीस। कि जो, देयरफॉर वो कहता है इसलिए, इसलिए जो नेशनल एक्शन प्लान के नॉन काइनेटिक एस्पेक्ट्स हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक लंबा और जो एक लॉन्ग लास्टिंग पीस है, एक मुकम्मल अमन है, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए नॉन काइनेटिक मैयस जो हैं, उनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। अगर करेंगे तो ये फिर भी, वो जो ऊपर उसने बात कह दी है एडिटर ने, कि फिर ये बात सिर्फ टेम्परेरी होगी, फिर दोबारा यही हालात होंगे। द रेकन्सिलिएशन प्रोसेस, उन लोगों के साथ सुलह सफाई वाला जो प्रोसेस है, इन्वॉल्विंग मतलब बातचीत, जिसको कहते हैं मुज़ाकराती अमल। द reconciliation process involving those ready to give up their arms should be given a renewed push by political elements from across Pakistan। ठीक है, कि वो मुज़ाकराती अमल जो कि उन लोगों के साथ किया जाए जो कि अपने हथियार फेंक कर सियासी अमल में, पूरे मुल्क के सियासी अमल में दाखिल होना चाहते हैं, उनके साथ जो मुज़ाकराती अमल है वो बहुत ज़रूरी है। उसको एक नई जिंदगी देनी चाहिए। सर्टन रेड लाइंस आर इन ऑर्डर।
कहता है जी कुछ रेड लाइंस। अब रेड लाइन कई दफा वर्ड यूज होता है तो ये ईडियम। रेड लाइन का मतलब है कि जिस चीज को हम क्रॉस नहीं कर सकते, जो एक बाउंड्री होती है बस। वो कहता है कि कुछ इस तरह की रेड लाइंस अपनी जगह पे मौजूद हैं, वो तो हैं। फॉर इंस्टेंस देयर कैन बी नो compromise on Pakistan's territorial solidarity and supremacy of constitution। कहता है कि ये जो रेड लाइंस है ना, कि जी पाकिस्तान की जो टेरिटोरियल सॉलिडारिटी है, पाकिस्तान की जोग्राफियाई हदूद की जो हिफाजत है और उनका जो एहतराम है वो, और फिर साथ ही पाकिस्तान के आइन की सुप्रीमेसी, ये दोनों चीज़ें अपनी जगह पे एक रेड लाइन हैं, वो तो हैं। और वो तो अपनी जगह पे मौजूद रहनी चाहिए। लेकिन ऊपर ये जो नॉन काइनेटिक मेजर्स की बात की गई, कहता है इसके बावजूद इनके साथ बात होनी चाहिए विद इन दीज पैरामीटर्स। पैरामीटर्स का मतलब होता है बाउंड्री। जिस अहाते में कोई चीज़ होती है, पैरामीटर मतलब बाउंड्री आप कह सकते हैं, कि इस बाउंड्री के अंदर एन ऑर्गेनिक पॉलिटिकल प्रोसेस कैन ब्रिंग बलोचिस्तान बैक फ्रॉम द एबिस। तो कहता है कि जो बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है, बलूचिस्तान का जो प्रोविंस है वो वापस एक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, एक ऑर्गेनिक पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू, एक जीते जागते पॉलिटिकल प्रोसेस के थ्रू दोबारा से उसको बलूचिस्तान को दलदल से वापस खींचा जा सकता है। ये है स्टूडेंट्स वो एडिटोरियल जो मेरे ख्याल में बहुत इम्पॉर्टेंट है दोनों चीज़ों के हवाले से। एक तो जो इसके अंदर एक आइडिया दिया गया है वो भी, कुछ सर्टन पॉइंट्स दिए गए हैं वो भी, और दूसरी तरफ लैंग्वेज के एतबार से आप लोगों को जो मैंने वर्ड्स इसमें हाईलाइट करके बताए हैं वो आपकी वोकैबलरी में इजाफे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि मैं हर दफ़ा आपसे कहता हूँ कि डेली ज़्यादा नहीं 5 नए वर्ड्स आप ज़रूर अपनी वोकेबलरी में शामिल करें। और उस वोकेबलरी इम्प्रूवमेंट के लिए आप मेरा जो वोकेबलरी कार्ड्स बनाने का तरीका है उसको ज़रूर फॉलो करें। वोकेबलरी कार्ड बनाने के लिए क्या तरीका यूज़ किया जाता है और उसे किस तरह से हम यूज़ करते हैं और कैसे उससे अपनी वोकेबलरी इम्प्रूव करते हैं, वो सारा कुछ इस वीडियो में बताया गया है। वो लिंक इसमें मौजूद है, आप ज़रूर इसको देखिएगा। आज के लिए इतना ही। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।